गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पेपर 6 अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हैं परीक्षा, जिसमें मैंने आपको कल भी पढ़ाया था परीक्षा क्या होती है। कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था परीक्षा का अर्थ, ईवेल ने क्या दिया है, परीक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, परीक्षा का अर्थ क्या बताया गया था, क्यों आवश्यक है, एजुकेशन एनसाइक्लोपीडिया इन एजुकेशन के अंतर्गत क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि परीक्षा अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच के लिए आवश्यक है, के लिए होती क्यों की जाती है, परीक्षा क्यों ली जाती है, अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया की जांच के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो मूल्यांकन है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आवश्यक है। तो इस परीक्षा में, इस परिभाषा में दोनों ही चीज़ें आ गई कि अधिगम कौन करता है, छात्र करता है, और शिक्षण प्रक्रिया कौन अपनाता है, शिक्षक अपनाता है। शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कराने के लिए अपनी शिक्षण प्रक्रिया में भिन्न भिन्न नई तकनीकों को काम में लेता है। वह तकनीकों का प्रयोग करते समय, अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय, अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटते समय एक कक्षा का एक स्तर वह जानना चाहता है कि मेरी कक्षा में जिन शिक्षण विधियों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ किस किस लेवल के छात्र हैं। उन लेवल को जानने के लिए, छात्र के व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए, अधिगम स्तर को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परीक्षा की आवश्यकता होती है। अब आपको बताया था मैंने, ईवेल ने परीक्षा को 3 भागों में बांटा है। ईवेल RL ईवेल ने परीक्षा को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं बताया था। पहला मैंने मौखिक परीक्षा, दूसरा है हमारा निबंधात्मक परीक्षा, तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो ये हमारा हो गया था मौखिक परीक्षा क्यों आवश्यक है, किस चीज़ की पहचान के लिए आवश्यक है, क्यों ली जाती है मौखिक परीक्षा। देखिए, पहले तो हमारी प्राइमरी लेवल पर ही, प्राइमरी से माध्यमिक लेवल पर ही मौखिक परीक्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में भिन्न हाई कॉम्पिटिशन्स में, जैसे RAS का कंपटीशन है, IAS का कंपटीशन है, कॉलेज लेक्चरर का कंपटीशन है, इन सब में मौखिक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे हम एक नाम दे देते हैं इंटरव्यू। बस प्राइमरी लेवल पर जो मौखिक परीक्षा ली जाती है उसका उद्देश्य ये है कि बालक अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है। लिख तो वह सकता है, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता है या नहीं, उच्चारण उसका कैसा है, उच्चारण क्षमता उसमें विद्यमान है या नहीं है, ये चीज़ मौखिक परीक्षा के अंतर्गत, उसका आत्मविश्वास मौखिक परीक्षा के अंतर्गत चेक किया जाता है। अब दूसरी बात आती है हमारी निबंधात्मक परीक्षा। मैंने बताया था कि निबंधात्मक परीक्षा विश्लेषण क्षमता को विकसित करती हैं, बालकों के ज्ञान स्तर का, बोध स्तर का ज्ञान हमें कराती हैं। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में बालक के साथ थोड़ा सा पक्षपात हो जाता है, भेदभाव होने का डर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बालक किसी भी प्रश्न का उत्तर जब लिखता है और यदि वह आंसर, इसमें बालक पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है,
स्वतंत्र होता है उत्तर लिखने के लिए, वह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इनमें कमी पाई जाती है, यहाँ इस परीक्षा में त्रुटि आ जाती है कि भिन्न भिन्न परीक्षक के द्वारा जब ये चेक किया जाता है, भिन्न भिन्न परीक्षक के द्वारा जब इन प्रश्नों का इन परीक्षण का परीक्षण किया जाता है तो इसमें मार्किंग में अंतर आ जाता है। एक ही विद्यार्थी की परीक्षण को जब अलग अलग परीक्षक द्वारा जांचा जाता है तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। कौन सी परीक्षा में? निबंधात्मक परीक्षा में। अब हमारी बात आती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। कल हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ परीक्षा। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वर्तमान में जो परीक्षण की जो तकनीक काम में ली जाती है वह यही है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को मैंने आपको 3 भागों में डिवाइडेशन बताया था। सत्य असत्य, दूसरा मिलान पद, तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न तो ये है, ये हमने पढ़े थे। सत्य असत्य, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हिंदुओं के वेद हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, यह वाक्य सत्य है या असत्य है। तो इसमें एक विशेष विषय वस्तु के में से जांचा जाता है, कोई कोटेशन ले लिया जाता है, कोई सिद्धांत ले लिया जाता है, उसकी सत्यता और असत्यता की जांच की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देने के लिए छात्रों को पाठ का गहनता से अध्ययन करना होता है। इसमें उनकी मन की शक्ति का कोई महत्व नहीं। तुक्का वाली बात जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसमें बालक तुक्का नहीं लगा सकता। जब उसे पता होगा विषय वस्तु के विषय में तभी वह सत्य और असत्य की जांच कर सकता है। मिलान पद मैंने आपको बता दिए थे कि सारणी बना के बताया था। कालिदास भगवत रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मिलान पदों में दो भागों में या 3 भागों में ये लंबवत रूप से डिवाइड होते हैं और बालक को इनको मिलान करने के लिए अव्यवस्थित रूप से डिवाइड होते हैं और बालक को उनसे मिलान करने के लिए कहा जाता है। मिलान पद में ये सहायता बालक की हो जाती है कि क्या सहायता हो जाती है कि उन्हें ज़्यादा रटना नहीं पड़ता। रटने की प्रवृत्ति पर ये बल देते हैं। ये उत्तर की हिंट बालक को देते हैं। उत्तर प्रश्न में निहित होता है। उत्तर क्या होता है? प्रश्न में निहित होता है। उसे पता रहता है कि हाँ ये नहीं, तो अनुमानित उत्तर उसे मिल जाता है। तो ऐसा मिलान पद के माध्यम से हो जाता है। इन प्रश्नों की रचना सरल होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनके लिए उपयुक्त समूह ढूंढ पाना कठिन होता है। यहाँ पर इनमें जटिलता आ जाती है। ये अगला हमारा है जो है आज का टॉपिक है वह है बहुविकल्पीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ हैं ये भी। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं? बहुविकल्पीय नाम से बहु माने अनेक और विकल्प यानी ऑप्शन, जिसमें अनेक विकल्प मौजूद हों, वे बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें ये तो शाब्दिक अर्थ हमने जान लिया कि जिनमें एक से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं वह बहुविकल्पीय पदों के अंतर्गत आते हैं, प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हम देखें भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषा हमें प्रदान की है। तो ये है ग्रोनलैंड ने लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न पद में एक समस्या होती है और संभावित उत्तरों की सूची होती है। समस्या को सीधे प्रश्न के रूप में या पूर्ण वक्तव्य के रूप में दिया जाता है। ग्रोनलैंड ने बताया है ग्रोनलैंड के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न पद में एक समस्या होती है। बहुविकल्पीय
प्रश्न पत्र में एक समस्या होती है तथा संभावित उत्तरों की सूची होती है। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में एक समस्या होती है और संभावित उत्तरों की सूची होती है। इसे पद का मूल भाग कहा जाता है। संभावित उत्तर में उत्तरों की सूची होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पद का मूल भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल भाग। और जो उत्तरों की जो सूची होती है उसमें संभावित उत्तर की सूची में संभावित उत्तर की सूची में शब्द, चिन्ह, अंक, शब्द, चिन्ह, अंक, वाक्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वाक्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये कहा है ग्रॉनलैंड ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जिन्हें विकल्प कहा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में एक समस्या होती है। प्रश्न एक समस्या के रूप में होता है और दूसरे पार्ट में क्या होता है? संभावित उत्तर की सूची होती है। 4 ऑप्शन अमूमन दिए होते हैं। जरूरी नहीं है 4, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें 5 भी होते हैं ऑप्शन, लेकिन बहुविकल्प होते हैं। इसे पद का मूल भाग कहा जाता है। जिसमें समस्या होती है उसे मूल भाग कहा जाता है और संभावित उत्तर की सूची में शब्द, अंक, चिन्ह, वाक्य को सम्मिलित किया जाता है। इसे विकल्प भाग कहा जाता है। तो 2 पार्ट में ग्रॉनलैंड ने इन्हें डिवाइड किया है, मूल भाग और विकल्प भाग। मूल भाग में समस्या होती है और विकल्प भाग में ऑप्शन होते हैं, विकल्प मौजूद होते हैं। ये तो कहा था एन.ई. ग्रॉनलैंड ने। अब लिखा है हॉपकिंस के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न पद में 2 या अधिक उत्तर दिए रहते हैं। इनमें से क्या होता है? एक सही होता है या अन्य उत्तरों से अधिक अच्छा होता है। ग्रॉनलैंड ने सीधा सीधा बताया था, 2 भाग करके बताया था और हॉपकिंस ने उसे सीधा सीधा डिफाइन किया है। हॉपकिंस के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न पद में 2 या अधिक उत्तर होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में 2 या बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में 2 या अधिक उत्तर होते हैं। 2 या अधिक उत्तर होते हैं जिनमें से एक सही उत्तर होता है और जिनमें से एक सही उत्तर होता है या तो एक कन्फर्मली सही होता है या सबसे अच्छा
होता है, यानी जो बहुविकल्प दिए होते हैं उनमें से एक सही होता है, या क्या हो सकता है उन चारों से बेस्ट जो होगा उसको आंसर के रूप में लिखेंगे। तो यही है बहुविकल्पीय प्रश्नों की परिभाषा कि इसमें एक समस्या दी हुई होती है और उससे संबंधित दो या दो से अधिक ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से विद्यार्थी को एक सेलेक्ट करना होता है। ये थी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की परिभाषाएं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि बहुविकल्पी यही होता है, जैसे उदाहरण सहित मैं आपको बता देती हूँ। दो रूपों में हॉपकिंस ने इसे वर्गीकृत किया है। प्रथम रूप ये है भारत के प्रथम प्रधान, हॉपकिंस ने दो रूप बताए हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के। हॉपकिंस ने दो रूप बताए हैं। किसने? हॉपकिंस ने दो रूप बताए हैं। प्रथम तो ये है, देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसमें ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी। चारी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो एक रूप तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री थे। ये चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से टिक कर देंगे हम सही को। और दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा रूप ये है बहुविकल्पीय उत्तर का दूसरा रूप। प्रश्न निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया? एक तो हमने डायरेक्ट पूछ लिया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। निम्न में से दूसरा रूप यह है इसका, निम्न में से किसने, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया? सुशोभित किया। ये इसके भी हम चार ऑप्शन दे देंगे भाई, और इनमें से जो होगा वह जो सही होगा उस पर हम टिक कर देंगे। प्रश्न की बनावट के आधार पर दो रूपों में बांटा है हॉपकिंस ने। पहले तो डायरेक्ट पूछ लिया, नहीं तो प्रश्न की भाषा हमने चेंज कर दी। ये थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इनको 6 भागों में बांटा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न को। जेसी अग्रवाल ने शुद्ध उत्तर रूप, शुद्ध उत्तर रूप, जेसी अग्रवाल, जेसी अग्रवाल ने छह भागों में इसको बांटा है। किसको? बहुविकल्पीय प्रश्नों को। छह भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। पहला है जिसमें शुद्ध उत्तर रूप,
शुद्ध उत्तर रूप। शुद्ध उत्तर रूप में क्या होता है, देखिए इसमें 3 या अधिक विकल्प होते हैं जिनमें से एक सही होता है। शुद्ध उत्तर, इसमें क्या होगा, 3 विकल्प या 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा। ये होगा शुद्ध उत्तर रूप। जैसे राजस्थान की राजधानी है, इसमें दिल्ली, जयपुर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं, तो वो एक जयपुर को टिक करके हम सही कर देंगे, वह सही होगा। दूसरा है सर्वाधिक शुद्ध रूप। इसमें से एक या अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, किंतु उनमें से एक सर्वाधिक शुद्ध उत्तर होगा। देखिए इसमें तो ये होता है कि जैसे प्रश्न बनाया हमने, कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, इसमें से हमने दे दिया ए भरतपुर, बी करौली, सी बारा, डी जोधपुर। कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब चारों में से शुद्ध उत्तर रूप में एक ही आंसर सही होगा। जैसे हमने इसको सही पर टिक कर दिया, ये होगा शुद्ध उत्तर रूप, यानी चारों में से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक आंसर पूरी तरह से निकल कर आएगा। दूसरा है हमारा सर्वाधिक शुद्ध रूप। सर्वाधिक शुद्ध रूप, सर्वाधिक शुद्ध रूप में देखिए इसमें एक या अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। इसमें क्या था, एक ही विकल्प हमारा सही था। सर्वाधिक शुद्ध रूप में एक या एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आंसर वह कहलाएगा जो सबसे अधिक, चारों में सबसे अधिक शुद्ध होगा। सर्वाधिक जो शुद्ध होगा वही आंसर कहलाएगा। तीसरा है सही उत्तरों की पहचान रूप। सही उत्तरों की पहचान रूप देखिए सही उत्तरों की, ये तो सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तीसरा है सही उत्तरों की सही उत्तरों की पहचान रूप। सही उत्तरों की पहचान रूप के अंतर्गत आएगा, देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक विकल्प सही होंगे, उनकी पहचान उसको अभ्यर्थी को करनी होगी, छात्र को करनी होगी। आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, नीचे दे दिए कौन कौन सा शुद्ध रूप है। 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 3 कोई नहीं। शुद्ध रूप कौन सा होगा, कौन कौन सा शुद्ध होगा, तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो ये हम इसको आंसर में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको 2 और 3 को आंसर में लेते हैं तो ये 1 रह जाता है। 3 और 4 को आंसर में लेते हैं तो ये गलती है, क्योंकि 4 तो हमारा अशुद्ध में आ रहा है। 1 2 3 को हम लेते हैं तो यह सर्वाधिक सही उत्तरों की पहचान रूप के अंतर्गत आता है। यानी कई सारे शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, उनमें से एक ग्रुप को बालक को चयन करना होता है। अब है अपूर्ण वक्तव्य रूप। अपूर्ण वक्तव्य रूप चौथा है हमारा
अपूर्ण वक्तव्य रूप। अपूर्ण वक्तव्य में देखिए प्रश्नों में जो वाक्य दिया हुआ होता है, जो प्रश्न होता है उसमें एक वाक्य दिया होता है वह अधूरा होता है, उसमें वाक्यांश छोड़ दिया जाता है, उसका कुछ भाग कुछ शब्द उसमें से हटा दिए जाते हैं, तो वह अपूर्ण वक्तव्य रूप होता है। और उसके जो ऑप्शन होते हैं उनमें से उसमें उस वाक्यांश को लिखा जाता है, उसमें से बालक को छांटना होता है, सही उत्तर की पहचान करनी होती है, सही विकल्प छांटकर वाक्य पूर्ण करना होता है। रिक्त स्थान पूर्ति रूप, पांचवा है हमारा रिक्त स्थान पूर्ति रूप। अब ये है अपूर्ण वक्तव्य रूप और ये है रिक्त स्थान पूर्ति रूप। रिक्त स्थान पूर्ति रूप, ठीक है। जब आपने देखा होगा कई बार आर्टिकल्स वगैरह भरवाए जाते हैं, इसमें क्या आएगा तो वो चीज़ इसमें हमारी आती है, एएनडी का प्रयोग है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये है रिक्त स्थान पूर्ति रूप, इसमें वो जगह खाली छोड़ दी जाती है, प्रश्न निर्माण करते समय वह स्थान खाली छोड़ दिया जाता है और इसमें वक्तव्य अपूर्ण होता है, ठीक है। अगला है संयुक्त उत्तर रूप। संयुक्त उत्तर रूप, छठा है हमारा संयुक्त उत्तर रूप। इसमें दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है लेकिन उनका क्रम निर्धारित नहीं किया जाता, जैसे वह जयपुर जाएगा कल। वहाँ जाकर मोबाइल लाएगा। ये वाक्य दे दिया, दो वाक्य हैं, इनको अव्यवस्थित क्रम में किया है। अब कहा है संयुक्त उत्तर रूप में कि इसका सही क्रम क्या होगा। एक में दे दिया वह जयपुर जाएगा कल लाएगा मोबाइल। दूसरा दे दिया वह कल जयपुर जाकर मोबाइल लाएगा। दोनों में से कौन सा सही होगा? नीचे वाला, वह कल जयपुर जाकर मोबाइल लाएगा। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन बना के इनके दे दिए जाते हैं, तो यह संयुक्त उत्तर रूप के अंतर्गत आ जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कितने भाग कर दिए इन्होंने? 3 भाग थे। अब ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत है। शुद्ध उत्तर रूप, सर्वाधिक शुद्ध उत्तर रूप, सही उत्तरों की पहचान, अपूर्ण वक्तव्य रूप, रिक्त स्थान पूर्ति रूप और संयुक्त उत्तर रूप। ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के भाग किए हैं किसके अनुसार? जेसी अग्रवाल के अनुसार। अब इनके गुण देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पदों के गुण क्या है इसमें? मैंने बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परीक्षा के अंतर्गत यह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा बालकों का अच्छे से मूल्यांकन किया जा सकता है। अब इनके हम देखेंगे गुण। पहला
पहला गुण क्या है इसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न पद अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अपेक्षा बालकों के संज्ञानात्मक पक्ष का ज़्यादा अच्छी तरह से मापन करते हैं। यह बालकों के संज्ञानात्मक पक्ष का अच्छी प्रकार मापन करते हैं, अच्छी प्रकार से मापन करते हैं। यानी कौन से पक्ष को मजबूत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संज्ञानात्मक पक्ष को, क्योंकि बालक को अनर्गल बातें सोचने का समय नहीं मिलता है, वह केवल पॉइंट टू पॉइंट चलता है, जो प्रश्न का आंसर है वह उसी पर जाकर अपनी दृष्टि अंकित करता है, ध्यान लगाता है, चिंतन करता है। दूसरा इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न पद अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु का मापन करने में सक्षम होते हैं। दूसरा गुण है यह है पाठ्यवस्तु का अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु का अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु का मापन करने में सक्षम होते हैं। अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु का मापन करने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं, यानी व्यापकता लिए हुए होते हैं। एक प्रश्न बहुत सारे सवाल अपने अंदर, प्रश्न आंसर अपने अंदर समाहित किए रहता है। जब बहुविकल्पात्मक प्रश्न हम बनाते हैं तो उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु में से इसका कलेक्शन किया जाता है, जबकि निबंधात्मक प्रश्न पूरे पाठ में से एक प्रश्न तैयार कर दिया जा सकता है। अगर छोटा पाठ है तो एक या दो प्रश्न तैयार कर दिए जाते हैं, कौन से, निबंधात्मक प्रश्न। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह जरूरी है, क्योंकि यह एक छोटे से पैराग्राफ में से भी 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं हम। अगला है इसका गुण, इनका बहुविकल्पात्मक प्रश्न पद का अंकन अधिक वस्तुनिष्ठ आधार पर किया जाता है। अंकन वस्तुनिष्ठ होता है यानी निरपेक्ष होता है, कोई पक्षपात नहीं होता, वस्तुनिष्ठ अंकन होता है। किनका, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अंकन होता है, वस्तुनिष्ठ अंकन होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न पर अनुमान से उत्तर देने को निरुत्साहित करते हैं, अनुमान से उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं, अनुमानित उत्तर को नकारते हैं। भाई सही होगा जो ही होगा, इसमें अनुमान का कोई महत्व ही नहीं है। अनुमान बालक लगाएगा तो वह निश्चित रूप से गलत ही आंसर उसका जाएगा, जिसे हम बोलते हैं तुक्का लगाते हैं हम। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न पद से प्रश्न पद विश्लेषण में सुविधा रहती है। परीक्षार्थी की विषय संबंधित कमजोरियों का पता लग जाता है। किससे, विषय संबंधित कमजोरियों का पता लग जाता है। विषय संबंधित कमजोरियों का पता चलता है, किससे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न से, क्योंकि विषय वस्तु विश्लेषित होती है। निबंधात्मक प्रश्न में तो क्या है, एक प्रश्न बना दिया, उसके विषय में बालक अपने विचार स्वतंत्र होता है विचार व्यक्त करने के लिए लेकिन बहुविकल्पात्मक प्रश्न में अनुमानित उत्तर दे ही नहीं सकता वो अनुमानित उत्तर, तो उसे विषय वस्तु को पढ़ना होगा, और जो सी विषय वस्तु उसने नहीं पढ़ी होगी उसका आंसर वह दे नहीं पाएगा। तो शिक्षक को आराम से पता चल जाएगा कि उसकी विषय से संबंधित, इस विषय में कहाँ वह कमजोर है, उसने किस विषय वस्तु का अध्ययन नहीं किया है, या इसे कहाँ पर इसे ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। तो ये थी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के गुण। अगला है हमारा अब बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की सीमाएं क्या होती हैं। अभी तो हमने पढ़ा था गुण, अब है इसकी सीमाएं। सीमाएं क्या होती हैं सीमाएं? देखिए, पहली है हमारी, यह परीक्षार्थियों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति में
बाधक है। ये तो शुरू से ही कह रहे हैं कि विचार अभिव्यक्ति का कोई समय उसको नहीं होता है, कोई अवसर उसे नहीं दिया जाता है। विचार अभिव्यक्ति में बाधक। विचार अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। यह परीक्षार्थी की क्रियात्मक संबंधी योग्यता का मापन नहीं करती। क्रियात्मक योग्यता का मापन नहीं करता। कौन? बहुविकल्पात्मक प्रश्न क्रियात्मक योग्यता का मापन नहीं करता। यह है इसकी सीमा। और तीसरा है, एक से अधिक सही विकल्पों को प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। प्रश्न पद में एक से अधिक, जो मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं, उनका ग्रुप बना दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न पत्रों का निर्माण में क्या आती है? कठिनाई आती है। चौथा है, इसमें प्रश्न पद संगठन और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रश्न पदों का संगठन और बालक की अभिव्यक्ति का इसमें आकलन नहीं किया जा सकता। वो इसी से है कि वह उसको अपने विचार अभिव्यक्ति का मौका नहीं दिया जाता। ये थी इसके गुण, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की परिभाषाएं, उसके गुण किस प्रकार के होते हैं, उसके भाग, उसकी सीमाएं। आज के लिए बस इतना ही।